हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, आज हम फिफ्थ सेमेस्टर का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और जो टॉपिक है वो रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने जो सप्लिटिंग है उसके बारे में पढ़ा है कि ऑक्टाहेड्रल में सप्लिटिंग कैसे होती है, टेट्राहेड्रल में कैसे होती है, और एक टॉपिक छोटा सा और हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है सप्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे सप्लिटिंग होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उससे जरूरी जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसी के बेसिस पे ही आपको एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। आपको बताना होता है कि किसकी सीएफएस एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी क्या है कम होगी। तो ये चीजें हमें पूछी जाती हैं। तो जनरली क्वेश्चन इसी से फैक्टर अफेक्टिंग से ही आता है। तो इसलिए फैक्टर अफेक्टिंग को आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो देखिए, अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन था लास्ट टाइम वीडियो में, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया था। वो क्वेश्चन था कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या है, ओनली हाई स्पिन होते हैं। ओनली हाई स्पिन, ऐसा क्यों है? ठीक है, कहीं स्टूडेंट्स के मन में भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि सर ने बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल में हम लो स्पिन और हाई स्पिन दो तरह के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ऐसा क्यों है? इनके अंदर पेयरिंग क्यों नहीं होती है? इसका रीजन हम आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने देखा था जब हमने स्ट्रक्चर देखा, देखिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? नंबर ऑफ लिगेंड, ये एल लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं नंबर ऑफ लिगेंड? 4। ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं? 6। ठीक है, यानी जो लिगेंड है वो इसमें क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड कम है। ठीक है, इसी तरह यदि हम सप्लिटिंग की बात करते हैं कि किसमें सप्लिटिंग ज्यादा होगा या किसमें सप्लिटिंग कम होगा, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मैंने आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल इस सभी चीजों के बारे में, जो इनका स्ट्रक्चर है, सप्लिटिंग या उन सभी के बारे में हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियोस है उसके लिए आपको बीएससी फिफ्थ सेम के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाइए, वहां पर आपको सभी वीडियोज मिलेंगी। ठीक है, अब आप देखिए, टेट्राहेड्रल में लिगेंड है 4 और इसमें लिगेंड है 6। और सप्लिटिंग डिपेंड करता है कि सप्लिटिंग जो है, जो सप्लिटिंग होती है, डी ऑर्बिटल होते हैं ऐसे 5 डी ऑर्बिटल। ठीक है, और उन 5 डी ऑर्बिटल्स की जब सप्लिटिंग होती है तो वो डिपेंड करती है कि जो लिगेंड के साथ है वो कैसे अप्रोच कर रहा है। जो मेटल है और लिगेंड है उसके बीच में इंटरेक्शन कैसी है। अगर वीक इंटरेक्शन होगी तो सप्लिटिंग कम होगी, यदि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी तो सप्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। अब देखिए, अगर लिगेंड 4 है और लिगेंड 6 है तो कौन ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे मेटल के साथ? जब लिगेंड 6 ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा साइड से अप्रोच कर रहे हैं और अच्छी इंटरेक्शन होगी, तो जो सप्लिटिंग होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा। सप्लिटिंग ज्यादा होगी तो ये ज्यादा दूर दूर जाएंगे। जो सप्लिट होके ऑर्बिटल है वो उनके बीच का गैप क्या होगा? ज्यादा। लेकिन जब टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, यहां पर लिगेंड सिर्फ कितने हैं? 4। तो 4 लिगेंड तो इंटरेक्शन जो है उसमें कम होगी। ठीक है, और एक और चीज देखिए आप, जो 6 लिगेंड होते हैं वो ऑन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। ठीक है, ऑन द एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। लेकिन जो ये 4 लिगेंड होते हैं ये कहां होते हैं? बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। लेकिन बिटवीन द एक्सिस भी ऐसा नहीं है कि जहां पर आपका डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसी साइड से लिगेंड अप्रोच कर रहा है। उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बिटवीन द एक्सिस ये लिगेंड है और बिटवीन द एक्सिस ये डी ऑर्बिटल है। तो इस वजह से जो है इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सप्लिटिंग भी क्या होती है? कम होती है। अब इससे इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि लो स्पिन और हाई स्पिन? देखिए, लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, देखिए हाई स्पिन वो होते हैं जिनमें पेयरिंग नहीं होती है और लो स्पिन वो होते हैं जिनके अंदर पेयरिंग होती है। अब हाई स्पिन यानी पेयरिंग नहीं हो रही है। पेयरिंग कब होगी? अगर ये एनर्जी गैप, जो ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप है, अगर वो बहुत ज्यादा हो, अगर वो गैप क्या है? बहुत ज्यादा हो, यानी सप्लिटिंग अगर हाई हो तो
क्या है, पेयरिंग होगी। तब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां जाने के बजाय यहां जाने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी उसमें कम चाहिए, तो वो पेयर कर लेता है, ठीक है। यानी जब ये डेल नोट, इसको हम डेल नोट बोलते हैं, जो ये गैप होता है, अगर ये ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो पेयरिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये सप्लिटिंग कम हो रही है, अगर सप्लिटिंग इतनी ज्यादा नहीं है, तो मान लो सप्लिटिंग कम है, तब पेयरिंग नहीं होगी। अब देखो सप्लिटिंग देखिए थोड़ी है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और टेट्राहेड्रल के केस में क्या है, जो पेयरिंग एनर्जी है वो बहुत हाई है एज कंपेयर टू इट्स एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। यानी कि टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, किससे, डेल टी से, ठीक है, डेल टी से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है, यहां पर पेयरिंग नहीं होती है। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ओनली कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, हाई स्पीड, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, आज हम देखते हैं सप्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, एक टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब इनकी शेप की बात करते हैं तो हमने देखा है कि जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ऐसे लिगेंड लगे होते हैं, इस प्रकार से लिगेंड लगे होते हैं, ठीक है, और इसको हम ऑक्टाहेड्रल शेप बोल देते हैं, ठीक है। यदि ये जो आपके पास ये होते हैं, ये जो एक्सियल पोजीशन पे जो लिगेंड लगे हुए हैं, ये एक्सियल है, ये क्या है, जो ये एक्सियल पोजीशन पे जो है ये लिगेंड लगे होते हैं। अगर इसका मैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर दूं, देखिए अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर दूं, ठीक है, तो और ये बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाए, तब हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर होगा, जो ये जियोमेट्री होगी, इसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है। इसके बाद यदि मैं इन दोनों लिगेंड को सॉरी, अगर मैं इन दोनों लिगेंड को यहां से रिमूव कर दूं, अगर इन दोनों लिगेंड्स को मैं यहां से रिमूव कर दूं, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बचता है वो सिर्फ ये है। अब देखिए ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये कैसे होते हैं, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो आज हम जो है इनकी सप्लिटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सप्लिटिंग से पहले हमें जो है इनका जो स्ट्रक्चर है, ये जो जियोमेट्री है, उसका हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री के बेस पे ही सप्लिटिंग होती है। ये हम शुरू से देख रहे हैं कि अगर अप्रोच है, जो लिगेंड का अप्रोच है, और जो आपके पास ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल, उसका जो इंट्रैक्शन है वो कैसा है, या किस अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग है, या बिटवीन द एक्सिस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सप्लिटिंग में कौन से ऑर्बिटल जो है उनकी वो स्टेबलाइज होंगे और कौन से ऑर्बिटल जो है वो डिस्टेबलाइज होंगे। अब जब आज हम पढ़ रहे हैं सप्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, देखिए सप्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये हमारा टॉपिक है। पहले देखिए, जनरली हम पढ़ के आए हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऐसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये एनर्जी है। अब देखिए, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली दो तरह से ब्रेक होते हैं। कुछ ऑर्बिटल तो ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, और कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये चीज हमने पहले पढ़ रखी है। सप्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है, तीन ऑर्बिट तो ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी या जो स्टेबलाइज होते हैं, और दो ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो डिस्टेबलाइज होते हैं। जो स्टेबलाइज हुए हैं वो कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स।
और जिनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है या जो डिस्टेबलाइज हुए हैं, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। अब देखिए जैसे ये टेट्रागोनल, अब देखिए पहले हमने अभी अभी शेप इससे पहले जो हम पढ़ के आए हैं उसके अंदर हमने देखा कि पहले ऑक्टाहेड्रल, जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसके बारे में पढ़ा। अगर उसका मैं जो है लिगेंड जो बॉन्ड मैटर और लिगेंड के बॉन्ड है एक्सियल पोजीशन पे, अगर उसको मैं इंक्रीज कर देता हूं, अगर उस बॉन्ड की लेंथ में इंक्रीज कर देता हूं तो मेरे पास उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जो अप्रोच कर रहे थे लिगेंड ऑन द जेड एक्सिस, ठीक है, जो जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे थे वो क्या है, उनकी इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पहले तो रिपल्शन हो रही थी ना। अब देखिए जैसे मेटल के साथ जो लिगेंड लगे हुए थे ऐसे अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, पहले तो रिपल्शन हो रही थी। रिपल्शन देखिए लिगेंड और ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन की वजह से स्प्लिटिंग हुई है। लेकिन अगर मैं ये लिगेंड जो है काफी दूर है, ठीक है, काफी इनकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो इसमें रिपल्शन कम होगी। रिपल्शन कम होगी तो जेड एक्सिस के अलोंग रिपल्शन कम है तो जो स्प्लिटिंग है वो कम होगी। लेकिन इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। जो जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड है तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है उनकी क्या होगी, इंक्रीज। उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास जो जहां भी जेड एक्सिस है, जिस भी ऑर्बिटल में जेड एक्सिस यूज हो रहा है उसकी एनर्जी तो होगी डिक्रीज। अब देखिए यहां से दो पार्ट हो जाएंगे इसके, एक है डी जेड स्क्वेयर है तो ये ऑर्बिटल यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है वो यहां पे चला जाएगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और यहां पर कौन सा ऑर्बिटल आ गया है, डी जेड स्क्वेयर। ऐसा ही यहां पर भी होगा, ठीक है, यहां पर भी जिसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है वो कौन सा होगा, जिसके जो एक्स वाई के अलोंग है। अब एक्स वाई के अलोंग कौन सा है, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। और दो ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी डिक्रीज हुई, क्योंकि ये किसके अलोंग है, देखिए इनमें जेड एक्सिस यूज हो रहा है तो इसलिए डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन दोनों की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हुई है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये किसके केस में हम स्प्लिटिंग बता रहे हैं, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जो लिगेंड है, जो लिगेंड होते हैं एक्सियल पोजीशन के, ठीक है, या ट्रांस लिगेंड है जो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब यदि हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमने क्या किया है कि जो जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड थे उनको रिमूव कर दिया है, उनको क्या कर दिया है, रिमूव। अब रिमूव करने से क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, अगर हमने जो जेड एक्सिस के अलोंग, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर का। अब जो जेड एक्सिस के अलोंग पहले लगे हुए थे लिगेंड, उनको हमने क्या कर दिया है, रिमूव। अगर रिमूव कर दिया है फिर तो इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है जेड एक्सिस के अलोंग। अगर इंटरेक्शन नहीं है जेड एक्सिस के अलोंग तो जेड एक्सिस के अलोंग जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब इंटरेक्शन ही नहीं है, अगर जितनी इंटरेक्शन होती है उतना अच्छा स्प्लिटिंग होता है और उतनी एनर्जी क्या जाती है, हाई। तो जो जेड एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल है वहां तो लिगेंड है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हम इसको देखिए कैसे बनाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, जो जेड, जिनके साथ देखिए जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल हैं, जैसे यहाँ पे जेड लगा हुआ है, यहाँ भी जेड लगा हुआ है, तो इनकी एनर्जी और क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो देखिए दो ऑर्बिटल हैं और दोनों की एनर्जी डिक्रीज हो गई है। कौन कौन से हैं, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और इसी प्रकार जो एक्स वाई के अलोंग होंगे, एक्स वाई के अलोंग तो लिगेंड है ना इसमें, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो वो इंक्रीज होके कुछ यहाँ पे आ गई है, ये कौन सा है, डी एक्स वाई, ठीक है। और जो जेड के अलोंग होंगे उनकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये क्या आ गया है, डी जेड स्क्वायर। ये एक्स वाई के अलोंग है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जो सबसे स्टेबलाइज फॉर्म होगी, जो स्टेबल
स्टेबलाइज फॉर्म में जो ऑर्बिटल है वो dy(z) और zx है, उसके बाद dz², उसके बाद है dxy, और जो अनस्टेबल है या जिनकी बहुत ज्यादा एनर्जी है वो कौन से हैं? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है इसके केस में? dx² माइनस y² की। तो ये आपका स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये स्प्लिटिंग किसके बीच में है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी जो डेल वैल्यू है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो हमारा dxy और dx² माइनस y², यानी इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो गैप होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एस पी से। ये CFS एनर्जी ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो इनके बीच का गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल एस पी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से स्प्लिटिंग होती है और डेल एस पी हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, सॉरी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। इसके देखिए कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 4 जो है इसके फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट है और आपने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, सिर्फ 5 क्लासेज हैं इसकी। ठीक है, उन सभी को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करिए। ठीक है, अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CFSE, ऐसा लिख लेते हैं इसको, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग क्या है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के या क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। सबसे पहला आता है, देखिए 4 फैक्टर अफेक्टिंग है। मैं आपको पहले 4 के 4 लिख के बताता हूं। सबसे पहला है नेचर ऑफ लीजेंड। नेचर ऑफ लीजेंड डिपेंड करता है कि लीगेंड कितने हैं। ठीक है, सॉरी लीगेंड नहीं, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लीगेंड के ऊपर नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ लीगेंड का मतलब है कि जो लीगेंड साथ में अटैच है मेटल के, वो उसका नेचर कैसा है। वो लो स्पिन लीगेंड है, हाई स्पिन है, वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। ठीक है, लीगेंड हमने पढ़े हैं ना, 2 तरह के होते हैं, या तो वीक फील्ड लीगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर आएगा वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तीसरा जो आएगा हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कौन सा है? अब देखिए डी ऑर्बिटल भी अलग अलग होते हैं। 3D का ऑर्बिटल हम यूज कर रहे हैं, 4D 5D, किस तरह का डी ऑर्बिटल हम यूज कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। इसके बाद लास्ट जो फैक्टर आएगा वो है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये 4 के 4 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जियोमेट्री का मतलब होता है कि शेप कैसा है। जो हम कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं वो टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है या टेट्रागोनल है, किस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में हम जियोमेट्री के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ लिगेंड। तो देखिए नेचर ऑफ लिगेंड में क्या है, हमारे पास 2 तरह के लिगेंड होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, एक तो कौन से होते हैं? वीक फील्ड, और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या है, पेयरिंग होती है और वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए जो वीक फील्ड होंगे वो उनकी स्प्लिटिंग क्या होगी? कम। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग कम होगी तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग कम है तो पेयरिंग नहीं होगी। यानी वीक फील्ड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो द लिगेंड विच गिव्स स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसके अंदर क्या है? स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है? स्मॉलर होती है। इसमें लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है।
ठीक है, लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे देखते हैं, हमारे पास एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। सीरीज इस प्रकार है, देखिए आई बी आर सी एल एफ ऑक्सलेट वाटर, ठीक है, NH3 EN NO2 नेगेटिव CN CO। देखिए ये वीक फील्ड होते हैं। ठीक है, वीक फील्ड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। जो NH3 होता है, सॉरी यहाँ NH3 है, NH3 से जो लेफ्ट साइड के हैं, जो लेफ्ट साइड के हैं इसको हम वीक फील्ड लिगेंड मान के चलते हैं, और जो राइट साइड के हैं इसको क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है NH3। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इनके जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसमें पेयरिंग होगी, और जो वीक फील्ड है उसमें पेयरिंग नहीं होगी। अब पेयरिंग होने या नहीं होने से CFSC पे क्या असर पड़ेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो इफेक्ट है इसका वो हम देखते हैं कि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनके केस में तो क्या है, जो CFSC की वैल्यू आती है वो कम आती है। वीक फील्ड के केस में क्या है, CFSC की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कम। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी है वो कम आएगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में CFSC क्या होगी, ज्यादा। यानी कि डिपेंड कर रहा है कि कैसा लिगेंड लगा हुआ है। ठीक है, अगर लिगेंड लगा हुआ है वीक तो इसका मतलब CFSC एनर्जी कम होगी, अगर लिगेंड लगा हुआ है स्ट्रॉन्ग तो उसकी CFSC एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये इसका पहला फैक्टर अफेक्टिंग था। अब हम नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज है। मान लो एक मेटल है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और एक मेटल है जिसपे 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो किसके साथ इंटरेक्शन अच्छी होगी, लिगेंड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है लिगेंड पे, तो वो किसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट होंगे, जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज के साथ अच्छे से इंटरेक्ट हो रहे हैं तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो भी ज्यादा होगा, और ओवरलैप भी अच्छे से होंगे, तो जिसकी वजह से क्या है, स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो पेयरिंग होने के चांसेस हैं, पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अगर पेयरिंग होती है या स्प्लिटिंग ज्यादा होती है तो उस केस में CFSC एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है तो वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तब CFSC एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। कि एज द पॉजिटिव चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, तो CFSC एनर्जी इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, समझ में आया ना कैसे। अगर देखें 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में देखें तो ज्यादा इंटरेक्शन लिगेंड के साथ किसकी अच्छी होगी, +3 चार्ज है जिसका। ठीक है, तो यानी कि इसके केस में CFSC एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब देखिए जो अगर हम डेल की बात करें, ठीक है, जो डेल एनर्जी है या डेल नोट है वो M2 पॉजिटिव के केस में क्या होगा, कम होगा, और जो डेल नोट है किसके केस में, अगर मेटल के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है उसमें क्या होगा, ज्यादा, सॉरी, उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसके एग्जाम्पल आपको बुक में दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो बात ये मैंने आपको बताई है तो इसकी इनकी वैल्यू भी आपको निकाल के दी गई है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड है, तो वो एग्जाम्पल आपने जरूर करके देखने हैं। ठीक है, उनके CFSC वैल्यू भी आप निकाल के देख सकते हो। अब नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो है टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल। टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल,
अब देखिए टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगा। ठीक है, अब देखिए जो 3D है, सबसे पहले 3D सीरीज हमारे पास आती है, 3D सीरीज है, एक है 4D सीरीज, ठीक है, और एक है 5D सीरीज। तो देखिए जब हमने इनका CFSE वैल्यू निकाला, इनके जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हमने देखा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। यानी जो चेंज है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का वो 30 से 50% आ रहा है जब हम 3D से 4D पे जाते हैं। जब हम 3D से 4D सीरीज पे जाते हैं तो जो स्प्लिटिंग है उसमें 30 से 50% का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा ही जब हम 4D से 5D सीरीज पे जाते हैं वहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि वहां भी 30 से 50 के अराउंड 50% के अराउंड जो है वो डिफरेंस आ रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में। अब बात आती है कि कहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगा और कहां पे क्या है कम होगा। देखिए जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल का साइज क्या होता है, इंक्रीज। मेटल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर मेटल का साइज इंक्रीज हो रहा है, वैसे यहां देखिए साइज फिर भी सेम सा रहता है, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं मेटल का साइज बढ़ रहा है। अगर मेटल का साइज बढ़ रहा है, मेटल ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो लिगेंड के साथ जो अप्रोच करने के साथ जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि लिगेंड और उसके बीच का गैप कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेटल का साइज इंक्रीज हो रहा है, मेटल ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से इंटरेक्शन अच्छी हो रही है। अगर इंटरेक्शन अच्छी होगी तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अगर हाई स्प्लिटिंग है तो CFSE एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो ऊपर से नीचे आते हुए जैसे जैसे डी ऑर्बिटल 3 to 4D, 3D से 4D और 5D सीरीज तक आते हैं तो CFSE एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। CFSE एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट फैक्टर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग क्या है क्रिस्टल फील्ड का, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए जियोमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगा। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज डिपेंड अपॉन जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड है, ये चीज हम पढ़ भी चुके हैं। जियोमेट्री के ऊपर कैसे डिपेंड है, जैसे अगर जियोमेट्री है टेट्राहेड्रल, जियोमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो CFSE हम निकालते हैं, डेल टी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, जो भी CFSE की वैल्यू आती है। ठीक है, इसी तरह अगर ऑक्टाहेड्रल होता है तो उसके केस में हम डेल नोट निकालते हैं, CFSE की वैल्यू जो भी आती है डेल नोट की वैल्यू। ठीक है, डेल टी और डेल नोट। अब देखिए यहां पर लिगेंड कितने लगे होते हैं, 4। यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4 लिगेंड है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है। तो कौन अच्छे से अप्रोच करेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा भी था, थोड़ी देर पहले मैंने इस चीज को डिस्कस किया है कि किसके केस में स्प्लिटिंग कम होगी और किसके केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। क्योंकि टेट्राहेड्रल तो ओनली हाई स्पिन बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो देखिए जो डेल नोट की वैल्यू होती है वो क्या है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेल टी। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल टी और डेल नोट के बीच में रिलेशन है वो ये है, इज डेल टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4/9 डेल नोट। ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया है, देखिए क्योंकि एक तो देखिए यहां पर जो लिगेंड है यहां 4 है, यहां पर 6 है, तो 2/3 लिगेंड है। ठीक है, अगर इसमें 2 है तो इसमें 3 है। ठीक है, इसमें अगर 4 है तो इसमें 6 है, यानी जो रेशो है वो 2/3 ज्यादा है। ठीक है, इसके ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगेंड है वो 2/3 ज्यादा है। ठीक है, किससे, टेट्राहेड्रल से। इसी प्रकार जब अप्रोच करते हैं तो अप्रोच देखिए इसमें तो ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। इस फैक्टर को भी हम 2/3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इस टोटल को निकालते हैं तो 4/9 कुछ ये फैक्टर है 4/9, जिससे जो है
इनके बीच का डिफरेंस आता है डेल टी और डेल नोट का, यानी जो डेल टी की वैल्यू हो वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है 4/9 ऑफ डेल नोट। ठीक है, ये दो फैक्टरों की वजह से है। पहला फैक्टर तो है नंबर ऑफ लिगेंड, इस एक में लिगेंड 4 है और एक में लिगेंड कितने हैं 6 हैं। तो उनका जो अप्रोच है या जो जिस हिसाब से वो मेटल के जो ऑर्बिटल है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो ये दो वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, एक नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर, दूसरा इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, मेटल लिगेंड के बीच में जो स्प्लिटिंग हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड होती है, जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा उतना अच्छा स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, तो ऑन द एक्सिस जो है वो लिगेंड अप्रोच कर रहा है या बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, इस चीज के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए ऑक्टाहेड्रल के अंदर ऑन द एक्सिस अप्रोच करते हैं लिगेंड, लेकिन टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर जो है बिटवीन द एक्सिस जो है वो अप्रोच करते हैं लिगेंड, जिसकी वजह से जो है इनकी जो एनर्जी है डेल टी और डेल नोट में वो इतने का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत बार पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, यही रीजन हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने का होता है कि जो टेट्राहेड्रल है वो ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, उसका भी यही रीजन आता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। ठीक है, आप इन सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करें। ठीक है जी, जो मैंने आपको ये पूरा का पूरा थ्योरी आपको कवर करवा दी है। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चन इस थ्योरी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कंसेप्चुअल जो इस थ्योरी से बाहर हो। तो आपको जितना भी ये थ्योरी पार्ट करवाया गया है आप इसको अच्छे से कवर करें। ठीक है, आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। चैप्टर आपका आज कंप्लीट है। ठीक है, जैसे इसकी नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे या अगला चैप्टर जब भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो इसी पीडीएफ जो आपका जो ये प्लेलिस्ट है वो इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पर नए बच्चे आए हैं जो आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हैप्पी लर्निंग।